जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाज शास्त्र के साथ साथ समाज शास्त्र विषय से पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी जानकारी आपको उपयोगी लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा समाजशास्त्र के हृदय का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इस विषय की इतनी अधिक महत्ता स्वाभाविक है क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण के माध्यम से ही हम समाज में व्याप्त असमानताओं का तुलनात्मक और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। अगर हम लोग बात करें सामाजिक स्तरीकरण की, तो विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां सभी लोग लगभग एक समान हैं, और ना ही किसी वास्तविकता तो ये है कि दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं है जहां लोग लगभग समान हो, और इसके साथ ही ना ही ऐसा कोई समाज है जहां सभी सदस्यों को आगे बढ़ने के अवसर समान रूप से मिल पाते हो। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण एक सार्वभौमिक सत्य है, एक ऐसी प्रक्रिया है सामाजिक स्तरीकरण जो दुनिया के सभी समाजों में व्याप्त रही है। ये जो असमानता है, इस असमानता के कारण स्वाभाविक रूप से समाज में अक्सर तनाव और विरोध देखने को मिलता है। और अगर हम लोग बात करें सामाजिक स्तरीकरण की, तो सामाजिक स्तरीकरण के बारे में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि आदिकाल से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है। ऐसा समाज जहां उसके सदस्यों में वास्तविक रूप में समानता हो और स्तरीकरण का अभाव हो, यह एक कोरी कल्पना मात्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो स्टेटमेंट है ये सोरोकिन से रिलेटेड है। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में सामाजिक स्तरीकरण के महत्व के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था कि संसार के इतिहास में ऐसा समाज मिलना मुश्किल है जहां उसके सदस्यों के बीच में वास्तविक समानता हो। यानी अगर आप समानताओं की बात करते हैं तो दुनिया में समानता मूलक समाज की कल्पना मात्र एक कोरी कल्पना है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से ग्राहम समनर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फॉरगेटन मैन एंड एसे, ये पुस्तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, द फॉरगेटन मैन एंड एसे, इसको आप नोट कर लीजिए। इस पुस्तक में ग्राहम समनर ने अपने विचार को व्यक्त करते हुए लिखा है, या हम कह सकते हैं कि समनर की मान्यता है कि इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा है जिसमें वर्ग घृणा उपस्थित नहीं रही हो। यानी उनका ये कहना है कि दुनिया के सभी समाजों में सभी समयों में वर्ग और उनके बीच में घृणा अनिवार्य रूप से उपलब्ध रही है या उपस्थित रही है। इसी तरह से गिटलर जो हैं, वो कहते हैं, गिटलर की जो पुस्तक है सोशल डायनामिक्स, इस पुस्तक में गिटलर महोदय लिखते हैं कि असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है। यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में ये जो असमानता है उसके विस्तार में अंतर पाया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो सामाजिक स्तरीकरण है, ये व्यवस्था सभी संस्कृतियों में, सभी समूहों में, सभी समाजों में अनिवार्य रूप से विद्यमान रही है। और शायद इसी कारण से, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि सामाजिक स्तरीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दुनिया के सभी समाजों में, सभी कालों में
ये अनिवार्य रूप से मानव समाज के इतिहास के साथ जुड़ी हुई रही हैं, उपलब्ध रही है, पाई जाती रही हैं। अगर हम लोग बात करें सामाजिक स्तरीकरण की, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सामाजिक स्तरीकरण समाजशास्त्र के हृदय का एक प्रमुख अंग है। यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण के माध्यम से समाजशास्त्री मुख्य रूप से 3 तथ्यों या 3 बातों का अध्ययन करते हैं। पहला है जीवन अवसर, दूसरा है सामाजिक हैसियत और तीसरा है राजनीतिक प्रभाव। तो कहने का आशय यह है कि सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के माध्यम से हम मुख्य रूप से समाज में व्यक्तियों को मिलने वाले अवसरों के बारे में, उनकी सामाजिक हैसियत के बारे में और उनके राजनीतिक प्रभाव यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा एक विशेष महत्व रखती है। जीवन अवसर से हमारा आशय ये है कि व्यक्ति को समाज में जीवित रहने के लिए या आगे बढ़ने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती हैं वह सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध है या नहीं है। सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत इसको जानने समझने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह से समाज में सभी व्यक्ति एक ही स्थान पर खड़े नहीं हो सकते। समाज वास्तव में एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है। इसमें कुछ लोगों को जन्म से ऊंचा स्थान प्राप्त होता है तो कुछ लोगों को बहुत कोशिश करने के बावजूद ऊंचा स्थान कभी प्राप्त नहीं हो पाता है। आप जानते हैं कि राजा महाराजाओं के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति सदा ऊंची हैसियत का व्यक्ति माना जाता है, जबकि कुछ ऐसे भी समाज हैं जहां मनुष्य अपनी कोशिशों से समाज में बड़ा स्थान प्राप्त करने का प्रयास करता है लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है, यह समाजशास्त्रियों के लिए एक चिंतन का विषय है। अगर हम लोग बात करें राजनीतिक प्रभाव की, तो प्रत्येक समाज में कुछ व्यक्ति या समूह ऐसे होते हैं जो दूसरों पर अपना प्रभुत्व रखते हैं और नीचे वाले लोगों को ऊपर जाने से प्रायः रोकने की कोशिश करते हैं। अगर उदाहरण दें इस बात का, तो हिंदू समाज में पिछड़ों और दलितों को हमेशा दबा कर रखने की चेष्टा की गई। उसी तरह से पाश्चात्य देशों में निग्रो लोगों को काफ़ी दबा करके रखा गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत हम व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले जीवन अवसर, उनकी सामाजिक हैसियत और राजनीतिक प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इस कारण से समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एक अवधारणा के रूप में सामाजिक स्तरीकरण के अर्थ की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। मोटे तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। अगर हम लोग सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा की समाजशास्त्र में शुरुआत की बात करें, तो समाजशास्त्र में स्तरीकरण शब्द भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी से लगभग 1940 ईस्वी के आसपास आया है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्तरीकरण जो है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि स्तरीकरण शब्द जो है वो समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है, भूगोल से लिया गया है। तो चूँकि भूगोल विषय में मिट्टी व चट्टानों को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है, तो उसी तरह से समाजशास्त्र में समाज को अनेक सामाजिक परतों में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। यानी प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति आदि के आधार पर उच्च और निम्न श्रेणियों में विभाजित करता है। तो इस तरह से जो प्रत्येक समाज जो है वो
एक परत के समान होता है और सभी ये जो सभी परतें होती हैं और जब उच्चता और निम्नता के क्रम में रखी जाती हैं तो इसे ही हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जानते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा का सबसे पहले शुरुआत करने का श्रेय लिपसेट एवं बेनेडिक्ट को जाता है। लिपसेट एवं बेनेडिक्ट ने 1953 में एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, क्लास, स्टेटस एंड पावर। ये जो पुस्तक है जो कि 1953 में प्रकाशित हुई थी, और इस पुस्तक में लिपसेट एवं बेनेडिक्ट ने सामाजिक स्तरीकरण के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक रूपरेखा प्रस्तुत की थी और इस कारण से क्लास, स्टेटस एंड पावर को सामाजिक स्तरीकरण की सबसे पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है। इस पुस्तक में लिपसेट और बेनेडिक्ट ने सामाजिक स्तरीकरण के आधार के रूप में वर्ग, परिस्थिति और शक्ति का उल्लेख किया था। तो इस तरह से उन्होंने लिपसेट और बेनेडिक्ट ने सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार बताए थे। त्रिस्तरीय जो है वो स्तरीकरण उन्होंने बताया था और इसके लिए उन्होंने वर्ग, परिस्थिति और शक्ति को जिम्मेदार ठहराया था। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि लिपसेट और बेनेडिक्ट के अनुसार जो है वो सामाजिक स्तरीकरण के कितने आधार हैं। तो आप इसको जानते रहें कि ये जो लिपसेट और बेनेडिक्ट हैं उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार बताए हैं और ये 3 आधार हैं वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। तो अगर हम लोग बात करें सामाजिक स्तरीकरण के बारे में तो मैंने आपको बताया कि सामाजिक स्तरीकरण जो है वो समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र यानी भूगोल से आया है और ये जो शब्द है वो लिपसेट और बेनेडिक्ट के द्वारा उनकी पुस्तक क्लास, स्टेटस एंड पावर में सबसे पहले उल्लेखित किया गया था और इस कारण से उनकी इस पुस्तक को हम लोग सामाजिक स्तरीकरण की प्रथम पाठ्य पुस्तक मानते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम यहाँ पर आपको 2-3 परिभाषाएं जो है या 2-3 जो महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक हैं उनके बातों का, उनके विचारों का, उनकी परिभाषाओं का उल्लेख करना चाहेंगे। जैसा कि जो पहली परिभाषा है रेमंड और मूरे की। रेमंड मूरे ने सामाजिक स्तरीकरण के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि सामाजिक स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। इसी तरह से गिस्बर्ट ने अपनी पुस्तक फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये पुस्तक नोट कर ले, पी गिस्बर्ट की पुस्तक है फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी। इस पुस्तक में सामाजिक स्तरीकरण के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का अस्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि श्रेष्ठता एवं निम्नता के द्वारा आपस में संबद्ध होते हैं। इसी तरह से टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक स्तरीकरण के बारे में अपनी पुस्तक एस्से इन सोशियोलॉजिकल थियरी में लिखा है कि किसी भी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे एवं नीचे क्रम विन्यास में विभाजन ही सामाजिक स्तरीकरण है। तो इस तरह से आप देखते हैं इन परिभाषाओं के माध्यम से ये स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक स्तरीकरण द्वारा समाज को विभिन्न उच्च एवं निम्न समूहों में विभाजित या व्यवस्थित किया जाता है और ये जो समूह हैं वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और सामाजिक एकता को, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हुए समाज की स्थिरता में अपना योगदान देते रहते हैं। तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज को उच्चतर और निम्नतर इकाइयों में, भागों में विभाजित करती है। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक स्तरीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया रही है। दुनिया के सभी समाजों में, सभी समयों में किसी न किसी रूप में यह विद्यमान रही है और अलग अलग समाज वैज्ञानिकों ने सामाजिक स्तरीकरण के बारे में अलग अलग तरीके से अपने विचार व्यक्त किए हैं।
तो उन सभी परिभाषाओं को अध्ययन करने के बाद हम लोग सामाजिक स्तरीकरण की कुछ मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें से आपको मैंने अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने आपको बताया कि मेटा स्पेंसर ने सामाजिक स्तरीकरण की 5 विशेषताएं बताई हैं, जिनका उल्लेख हम यहाँ पर कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर आपको ये विशेषताएं दिखाई पड़ रही होंगी। तो उन्होंने पहली विशेषता बताई कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक स्तरीकरण एक प्राचीन व्यवस्था है। सामाजिक स्तरीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सामाजिक स्तरीकरण का जो स्वरूप होता है वो असमान होता है, और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि सामाजिक स्तरीकरण परिणामी होता है। अलग अलग अगर इस विशेषताओं को हम लोग एक्सप्लेन करें, इसका अलग से अलग अलग व्याख्या करें, तो ये स्पष्ट होता है कि जैसा पहली विशेषता उन्होंने बताई कि सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप सामाजिक होता है। कहने का आशय ये है कि स्तरण के आधारभूत तत्व जो होते हैं वो सामाजिक होते हैं। सही मायने में जैविक आधार पर सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण हो ही नहीं सकता है। उदाहरण के लिए रंग, मोटापा, ऊंचाई, उम्र या लिंग भेद के आधार पर समाज में विभेदीकरण तो स्थापित किया जा सकता है, लेकिन सामाजिक स्तरीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे व्यक्ति के जैविक गुण हैं, और जैविक गुण के आधार पर अगर सामाजिक मान्यता प्राप्त हो जाए तो वह सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना जा सकता है। तो इस तरह से सामाजिक स्तरीकरण की पहली विशेषता है कि सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप सामाजिक होता है। दूसरी विशेषता, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि सामाजिक स्तरीकरण समाज में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। दुनिया के सभी समाजों में किसी न किसी रूप में समाज को वर्गों में विभिन्न इकाइयों में उच्चता और निम्नता के आधार पर बांटने की प्रक्रिया चलती आ रही है। प्राचीन काल से लेकर के मध्य युग और आधुनिक युग के सभी समाजों में सामाजिक स्तरीकरण एक सार्वभौमिक व्यवस्था के रूप में विद्यमान रही है। कहने का आशय यह है कि सामाजिक स्तरीकरण एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है। दुनिया के हर समाज में किसी न किसी आधार पर सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई समाज होगा जहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण नहीं पाया जाता होगा। इसके बाद लिखा है चौथी विशेषता के रूप में मेटा स्पेंसर ने बताया कि सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप असमान होता है। असमान का मतलब ये हुआ कि सामाजिक स्तरीकरण दुनिया के सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाया तो जाता है, लेकिन यह स्तरण का स्वरूप विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। किसी समाज में उसकी जो सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता है, उस विशेषता के आधार पर वहाँ पर जो पाया जाने वाला जो सामाजिक स्तरीकरण का जो स्वरूप है वो अलग अलग प्रकार का होता है। सामाजिक स्तरीकरण की अंतिम विशेषता के रूप में मेटा स्पेंसर ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक स्तरीकरण परिणामी होता है। परिणामी होने से हमारा आशय ये है कि समाज में स्तरण का आधार जैसा होगा, समाज का स्वरूप भी वैसा ही होगा। अर्थात सामाजिक मूल्य, प्रतिमान, व्यक्तियों की जीवन शैली, ये सभी वास्तव में उस समाज के सामाजिक स्तरीकरण में प्रतिबिंबित होते रहते हैं। यदि उदाहरण के लिए यदि सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग है तो वहाँ व्यक्तियों के आगे बढ़ने का लगभग समान अवसर प्राप्त होता है और समाज में खुलापन होता है। इसके विपरीत यदि समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है, यानी समाज में जो स्तरीकरण है वो बंद प्रकृति का है, तो वहाँ पर सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर समान रूप से प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि ऐसी व्यवस्था में सामाजिक हैसियत का आधार जन्म होता है। इस कारण से ऐसे समाजों में जो समाज का जो स्वरूप होता है, उसकी जो प्रकृति होती है, उसकी जो गतिशीलता होती है वो बाधित होती है, यानी उनमें तेज़ी से परिवर्तन नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण की ये मोटे तौर पर ये 5 विशेषताएं हैं। इन 5 विशेषताओं के आधार पर हम सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। यहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण में अंतर करना
आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण को एक ही तरह की अवधारणा समझ बैठते हैं और उनके बीच में कोई अंतर नहीं करते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि सामाजिक विभेदीकरण और सामाजिक स्तरीकरण दो अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं हैं और इनमें पर्याप्त अंतर विद्यमान है। जैसा कि हम आपके सुविधा के लिए 3-4 अंतर यहाँ पर बताना चाहेंगे। जैसे कि पहला जो अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, जिसमें बताया गया है कि स्तरीकरण एक जागरूक एवं जानबूझ करके अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, जबकि सामाजिक विभेदीकरण एक स्वाभाविक और स्वतः रूप से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया होती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक स्तरीकरण में उच्चता, निम्नता, श्रेष्ठता, अधीनता और विशेषाधिकार आदि जैसी भावनाएं पाई जाती हैं, जबकि विभेदीकरण में ये सारी बातें आवश्यक नहीं होती हैं। इसी तरह से सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण में अंतर करते हुए हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पक्षपात एवं प्रतिष्ठा की भावना होती है और जिन्हें ज्ञात करना सरल नहीं होता है। इसकी तुलना में विभेदीकरण एक सरल प्रक्रिया है और इसके जो आधार होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट होते हैं, यानी इनको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक और अंतर किया जा सकता है सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण के बीच में, कि सामाजिक स्तरीकरण जो है वो समाज का समस्तरीय यानी क्षैतिज विभाजन, जबकि जो सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया है वो समाज का एक खड़ा यानी ऊर्ध्व विभाजन है, जहाँ पर विभिन्न खंडों में श्रेणीबद्धता की बात नहीं होती है। तो इस तरह से इन अंतरों के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण दोनों अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं हैं और इनके बीच में पर्याप्त अंतर विद्यमान है। अब आगे हम लोग बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण के आधार के बारे में। तो सामाजिक स्तरीकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक स्तरीकरण में की जो प्रक्रिया है वो सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं, लेकिन इसके आधार समान नहीं हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सामाजिक स्तरीकरण की एक विशेषता आपने लिखा है कि असमान स्वरूप। असमान स्वरूप का मतलब ये हुआ कि सामाजिक स्तरीकरण जो है वो अलग अलग समाजों में उनकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है और अलग अलग जो समाज हैं वो अपने आधारों पर, भिन्न भिन्न आधारों पर सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया को निर्मित करते हैं। मोटे तौर पर विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक स्तरीकरण को अलग अलग आधारों पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से ये बताने का प्रयास किया है कि सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था के आधार क्या हो सकते हैं। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो विश्लेषण है वो पार्सन्स का आता है। पार्सन्स ने सामाजिक स्तरीकरण के निर्धारण में 6 निर्धारकों की चर्चा की है, यानी सामाजिक स्तरीकरण के जो निर्धारक हैं वो 6 बताए हैं पार्सन्स ने। इसमें उनका ये कहना है कि इससे जो है वो मात्र सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण नहीं होता है, बल्कि इससे व्यक्तियों की हैसियत का भी निर्धारण होता है। तो इस तरह से पार्सन्स ने नातेदारी समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषता, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात, सत्ता और शक्ति, ये कुल मिलाकर के सामाजिक स्तरीकरण के 6 आधार उन्होंने बताए हैं और इन्हीं 6 आधारों पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि अलग अलग समाजों में इन्हीं 6 आधारों के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध होता है, विभिन्न स्वरूपों में पाया जाता है। इसके बाद आता है कार्ल मार्क्स की बात अगर करें हम लोग, तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण के लिए एकमात्र कारक आर्थिक को माना है, यानी सामाजिक स्तरीकरण के लिए मार्क्स के अनुसार एकमात्र कारक है आर्थिक पक्ष। तो उन्होंने कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण का एक स्तरीय आधार प्रस्तुत किया है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है
कि सामाजिक स्तरीकरण का एक पक्षीय आधार किसने प्रस्तुत किया है, तो आप इसको जानते रहें कि कार्ल मार्क्स ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सामाजिक स्तरीकरण का एकमात्र कारक या आधार आर्थिक माना है, और इस कारण से उनके इस विचार को हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के एक पक्षीय आधार के रूप में देखते हैं या स्वीकार करते हैं। इसी तरह से सोरोकिन और मैक्स वेबर ने 3 आधारों पर सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया को निर्धारित करने का प्रयास किया है, और उन्होंने आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार और व्यावसायिक आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया को निर्धारित किया है। और इस कारण से सोरोकिन और मैक्स वेबर के इस वर्गीकरण को हम लोग त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जानते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स का जो सामाजिक स्तरीकरण का जो मॉडल है उसे एक स्तरीय मॉडल कहा जाता है, और सोरोकिन और मैक्स वेबर ने चूँकि 3 आधारों पर सामाजिक स्तरीकरण को निर्धारित किया है, तो उनके इस मॉडल को हम लोग स्तरीकरण का त्रिस्तरीय मॉडल कहते हैं। इसी तरह से आंद्रे बिताई ने भी स्तरीकरण के 3 आधार बताए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सोरोकिन और मैक्स वेबर ने त्रिस्तरीय का मॉडल प्रस्तुत किया है, उसी तरह से आंद्रे बिताई ने भी भारतीय समाज का अध्ययन करने के बाद 1958 में एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी जिसका नाम है कास्ट, क्लास एंड पावर। इस किताब में उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार, भारतीय सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार बताए, जिसमें से पहला जाति, दूसरा वर्ग और तीसरे में उन्होंने शक्ति को उल्लेखित किया है। यानी जाति, वर्ग और शक्ति, ये आंद्रे बिताई के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के 3 प्रमुख आधार हैं। इसी क्रम में ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको हम परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बता रहे हैं। परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से और अक्सर पूछे जाते हैं, आप इसको नोट कर लें। जॉनसन ने परिवार को सामाजिक स्तरीकरण का इकाई माना है, यानी जॉनसन के अनुसार परिवार जो है वो सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख निर्धारक है, और उन्होंने परिवार के आधार पर संपूर्ण समाज को 2 भागों में विभाजित किया है। पहले को उन्होंने कोर ग्रुप यानी अभ्यंत समूह कहा, और दूसरा जो है वो आगंतुक समूह है जिसको अराइव जो है ग्रुप उन्होंने कहा। तो ये जो अभ्यंत समूह है, ऐसा समूह होता है, यानी इसमें ऐसे परिवार आते हैं जो पहले से ही उच्च एवं सम्मानित रहे हैं। ऐसे परिवार समूहों को उन्होंने अभ्यंत समूह कहा है, और ऐसे परिवार समूह जो अपने प्रयासों से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उनको उन्होंने आगंतुक समूह के रूप में उल्लेखित किया है। तो इस तरह से जॉनसन ने परिवार को सामाजिक स्तरीकरण की महत्वपूर्ण इकाई मानते हुए समाज को 2 प्रकार के परिवार समूहों में बांटा है, एक अभ्यंत समूह यानी कोर ग्रुप, और दूसरा है आगंतुक समूह यानी अराइव ग्रुप। तो इस तरह से ये जॉनसन का वर्गीकरण है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मोटे तौर पर अभी हमने आपको बताया कि सामाजिक स्तरीकरण की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास किया। जैसे पार्सन्स ने सामाजिक स्तरीकरण के 6 आधार बताए, इसी तरह से मैक्स वेबर और सोरोकिन ने सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार बताए, और कार्ल मार्क्स ने जो है वो सामाजिक स्तरीकरण के 1 आधार माना है। और जैसा कि जॉनसन के विचार में जो सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है वो परिवार है। तो अगर हम लोग विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आधारों की चर्चा की गई हैं तो उनको मोटे तौर पर हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राणीशास्त्रीय आधार और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। यानी सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर और प्राणीशास्त्रीय आधार पर अलग अलग समाज जो हैं वो अपने अपने समूहों में उच्चता और निम्नता के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया को निर्मित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राणीशास्त्रीय आधार पर, लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, जन्म के आधार पर,
शारीरिक और बौद्धिक कुशलता के आधार पर विभिन्न समाजों में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार के पद, अधिकार और सुविधाएं और स्थान उनको प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों में समाज का स्त्रीकरण सबसे प्राचीन है और वर्तमान में भी आप देखते हैं कि लगभग सभी समाजों में पुरुषों की जो स्थिति है वो स्त्रियों से उच्च मानी जाती है। कई ऐसे पद हैं जो केवल पुरुषों के लिए ही आरक्षित होते हैं, निर्धारित होती हैं। इसी तरह से आयु जो है वो प्रत्येक समाज में सामाजिक पद के या सामाजिक हैसियत के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। एक निश्चित आयु होने के बाद ही अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सम्मान और उनको अलग अलग पद प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम जो है वो 25 वर्ष की आयु जो है उसकी होनी चाहिए। इससे कम आयु के व्यक्ति को हम भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं कर सकते। इसी तरह से प्रजाति के आधार पर भी सामाजिक स्तरीकरण को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जहाँ एक से अधिक प्रजातियाँ साथ साथ रहती हैं, तो ऐसे में जिस प्रजाति के लोग शासन और सत्ता में होते हैं, संपन्न होते हैं, वहाँ दूसरी प्रजातियों के लोगों को वो अपने से निम्न मानती हैं। अफ्रीका में गोरी प्रजाति के लोगों ने काली प्रजाति से अपने को श्रेष्ठ घोषित किया और उनकी तुलना में अपने आप को अनेक प्रकार की सुविधाओं और विशेषाधिकारों को अर्जित किया है। इसी तरह से जन्म सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार है। जो लोग उच्च कुल, वंश और जाति में जन्म लेते हैं वो स्वाभाविक रूप से अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। इसके अलावा शारीरिक और बौद्धिक कुशलता के आधार पर वर्तमान समाज में व्यक्ति की परिस्थिति और स्तर का निर्धारण किया जाने लगा है। आप अक्सर देखते हैं कि जो लोग अकुशल हैं, पागल हैं, छीड़काए हैं, आलसी और अयोग्य होते हैं, उनका स्तर लोगों में नीचा होता है और जो बुद्धिमान हैं, परिश्रमी हैं, हृष्टपुष्ट हैं, कुशल हैं, ऐसे लोगों को समाज में जो है वो उच्च स्थान और सम्मान प्राप्त होता है। तो इस तरह से जैविकी आधार पर ये 5 जो है वो प्रमुख बिंदु हैं, 5 प्रमुख आधार हैं जिनके द्वारा सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण किया जाता है। तो इसी तरह से सामाजिक सांस्कृतिक आधारों के अंतर्गत संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान, राजनीतिक शक्ति और चमत्कारिक गुण कुछ ऐसे आधार हैं जिनके द्वारा समाज में सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, लागू किया जाता है। संपत्ति, जानते हैं कि संपत्ति के आधार पर भी समाज में स्तरीकरण किया जाता है। आधुनिक समाजों में तो संपत्ति जो है वो एक महत्वपूर्ण आधार है। जिसके पास अधिक संपत्ति है, समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा, हैसियत और उसको जो मिलने वाला जो अधिकार, सुविधाएं हैं वो उन दूसरे लोगों की तुलना में जिनके पास उतनी संपत्ति नहीं है अधिक होती हैं। इसी तरह से व्यवसाय भी सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार होता है। समाज में कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो सम्मानजनक और उच्च माने जाते हैं, तो कुछ व्यवसाय ऐसे भी हैं जो निम्न और घृणित माने जाते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक या अधिकारी का जो पेशा है वो बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले और चमड़े का काम करने वाले लोगों की तुलना में श्रेष्ठ और सम्मानीय माना जाता है। और इस कारण से जो ऐसे पेशे को करने वाले लोग हैं उनकी जो सामाजिक स्थिति होती है, उनका सामाजिक स्तरण में स्थान भी ऊंचा होता है। इसी तरह से धार्मिक ज्ञान भी धर्म प्रधान समाजों में सामाजिक स्तरीकरण को उत्पन्न करता है। जो लोग धार्मिक कर्मकांडों को जानने वाले होते हैं, धार्मिक ज्ञान या धार्मिक उपदेश देते हैं, धार्मिक अध्ययन में लगे हुए होते हैं, ऐसे लोगों को परंपरागत रूप में सामान्य लोगों से उनका जो स्थान होता है वो उच्च माना जाता है। भारत में जो पंडे, पुजारी हैं, धर्मगुरु हैं, साधु संत हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी सामाजिक स्थिति स्वाभाविक रूप से दूसरे लोगों की तुलना में सदैव से ही उच्च रही है। हालांकि वर्तमान समाज में धर्म का महत्व घटने के कारण
ये जो धार्मिक आधार पर जो सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रभाव है वो भी कमज़ोर होता चला जा रहा है। इसके बाद आता है राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति यानी सत्ता और अधिकारों के आधार पर भी समाज में संस्तरण पाया जाता है। जिन लोगों के पास सैनिक शक्ति होती है, सत्ता होती है या फिर शासन की बागडोर होती है, उन लोगों की स्थिति दूसरे लोगों की तुलना में उच्च होती है जो सत्ता और शक्ति विहीन होते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि मोटे तौर पर प्राणीशास्त्रीय और जैविकी सामाजिक सांस्कृतिक आधारों पर ये भिन्न भिन्न आधारों के द्वारा सामाजिक स्तरीकरण की जो प्रक्रिया है वो निर्धारित की जाती है। इन समाजों में सामाजिक स्तरीकरण जो है वो अलग अलग समाजों में विद्यमान होता है। अलग अलग समाजों में अलग अलग आधारों पर इसको निरूपित किया जाता है, लागू किया जाता है। इसके बाद आता है बात सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप की। तो सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्राचीन व्यवस्था रही है। अलग अलग समाजों में सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप रहे हैं। टी.बी. बोटोमोर ने मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य रूप से 4 स्वरूपों का उल्लेख किया है, जिनमें से दास प्रथा, जागीर प्रथा, जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था, ये 4 जो हैं वो उन्होंने कहा कि ये जो प्रथाएं हैं वो सामाजिक मानव सभ्यता के इतिहास में ये 4 प्रकार का ये जो स्तर हैं वो समाज में विद्यमान रहा है। तो इन सारे स्वरूपों की जो है सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न सिद्धांतों की और सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्य और आकार की आगे के वीडियो में चर्चा की जाएगी। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसलिए जो सामाजिक स्तरीकरण से जुड़े हुए जो अभी कुछ बातें, कुछ तथ्य अभी बचे हुए हैं, इनके लिए इनके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूपों के बारे में, सामाजिक स्तरीकरण से जुड़े हुए विभिन्न सिद्धांतों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में इसे दूर दूर तक शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने कमेंट टाइप करके अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी वाला बटन है, उसको टच करना, दबाना ना भूलें, जिससे जो मेरे आगे के वीडियो हैं वो लगातार कंटिन्यू आपके पास तक पहुंचते रहें।